ये जी फरवरी मार्च 2023 का पेपर है और इसका एमसीक्यू नंबर 1 पे आ जाए। Four equations representing reaction of nitrogen or one of its compound are given. Which equation represent a disproportionation reaction? का मतलब ये होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन आप ढूंढो जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रेड्यूस भी हो रहा हो। बेटा एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रेड्यूस भी हो रहा है, तो उसमें देखो सर डी लग। एक तो आप निकाल दो ना, क्योंकि हाँ डी लग रहा है, क्योंकि डी में ना आपके रिएक्शंस जिसमें कोई एलिमेंट इन्वॉल्व हो ना, इस तरह ऑप्शन बी को देखो, इसमें कोई एलिमेंट इन्वॉल्व है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, तो ऐसे रिएक्शंस को तो आप बोलते हो कि ये रिडॉक्स है। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, मतलब नाइट्रोजन 0 से -3 में जा रहा है, हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है। अगर आप ऑप्शन ए को देखो तो इसमें आपके पास बेटा यहाँ पर 1 मिनट, 3 टू द -6 +4, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा भाई, ना ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन। आप चेक कर सकते हैं चार्जेस। डी इज द राइट आंसर। अब कैसे है डी, जरा देखें। NO2 के अंदर ऑक्सीजन 2 माइनस है ना, तो दो ऑक्सीजन है -4, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा +4। और यहाँ देखो नाइट्रोजन के दो डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं ना, रिएक्टेंट वाली साइड में एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, प्रोडक्ट वाली साइड पर दो बन रहे हैं। तो HNO3 में देखें नाइट्रोजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -6, हाइड्रोजन +1, तो नाइट्रोजन +5, तो ये +4 से +5 में जा रहा है। और अगर आप HNO2 को देखो तो -2, -4, +1 और +3, ये नाइट्रोजन +3 में जा रहा है। तो बेटा आपके पास ये देखो, ये एक एलिमेंट है नाइट्रोजन +4, ये उससे +5 में भी जा रहा है, +3 में भी जा रहा है। मतलब +5 में जाने का मतलब है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और +4 से +5 का मतलब है कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दिस इज ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आप +4 से +3 में देखें तो ये बेटा आपकी रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। The diagram shows the Boltzmann distribution for 1 mole of a gas. The gas takes part in a reaction with an activation energy. Which statement, अच्छा, एरिया अंडर द कर्व जो होता है ना, ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है बेटा। ठीक है, which statement correctly describes the effect of increase in temperature? बेटा जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हाइट ऑफ द कर्व ड्रॉप होगी, एंड नाउ मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ना, अब हाइयर टेम्परेचर पर ये इन मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो पीक वी पी विल बी हाइयर, नहीं भाई, पीक पी विल बी हाइयर गलत, पीक पी विल बी लोअर एंड फ्यूअर मॉलिक्यूल्स विल हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन। नहीं भाई, डी इज द आंसर। एक तो पीक पी लोअर हो जाएगी देन द ओरिजिनल, एंड नाउ मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ना एक थोड़ा सा मसला भी है, लेकिन आप उस मसले के बावजूद आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखो कह रहा है, स्टूडेंट कैरीज आउट 4 एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 3 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, वाटर बन रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखो, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म का मतलब है सरफेस एरिया ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी, और HCl की कंसंट्रेशन है 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में है और 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर HCl है। अब जरा एक चीज बताओ कि ये जो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 है, क्या इन दोनों में कोई चेंजिंग आपको नजर आ रही है एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में? नो सर। नहीं, चेंजिंग नहीं है ना। हालांकि देखो आ, इसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आंसर पे जाऊंगा तो आप देखेंगे वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करने के लिए आपको टाइम मिल रहा है, वो दोनों में डिफरेंट है, हालांकि एक्सपेरिमेंट दोनों सर वो सेम है। 5 सेकंड्स का एरर एरर आ गया होगा।
हाँ, मतलब इनको मतलब या फिर बताना चाहिए ना, लेकिन इनने यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। चलें एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखें। लार्ज चिप्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो जितना कैल्शियम कार्बोनेट बिगर साइज का होगा ना, लार्ज चिप, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ये बात ध्यान में रहे। पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में और 4 में सरफेस एरिया सेम रखा हुआ है। सर बी लग लेकिन रहा है। हाँ, लेकिन बेटा क्या है कि HCl की कंसंट्रेशन भी सेम है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, एक 25 डिग्री पर हो रहा है, एक 35 डिग्री पर हो रहा है। अब जरा सुने, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। द स्टूडेंट कलेक्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द टाइम हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू प्रोड्यूस द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर ईच एक्सपेरिमेंट। सेम वॉल्यूम ऑफ गैस आपने बेटा कैप्चर करनी है, तो आपको सबसे कम टाइम किधर लगेगा और सबसे ज्यादा टाइम। ये बताओ सबसे स्लो रिएक्शन किधर हो रहा है, सबसे स्लो रिएक्शन किधर होगा भाई? सर एक्सपेरिमेंट 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इज द स्लोएस्ट, क्योंकि उसमें बेटा एक तो टेम्परेचर भी लो है, 25 डिग्री लो टेम्परेचर है, और दूसरा लार्ज चिप्स तो चले नीचे में भी है ना एक्सपेरिमेंट 4 में, लेकिन वहां लो टेम्परेचर है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में मैक्सिमम टाइम लगेगा। अच्छा आगे चलते हैं। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए, बेटा 1 और 2 फास्ट है। क्यों? एक तो कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में, दूसरा HCl की कंसंट्रेशन भी तो ज्यादा है ना। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में देखें, 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर HCl है, और ऊपर से लार्ज चिप्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में भी ज्यादा टाइम लगेगा। अब बी और सी में देखें जी, सी तो निकल गया ना, क्योंकि सी में देखें एक्सपेरिमेंट 2 में ज्यादा टाइम शो कर रहा है 4 के मुकाबले में, हालांकि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में अब ज्यादा टाइम लगना चाहिए, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। सेकंड हाईएस्ट टाइम लगेगा एक्सपेरिमेंट बी में, और 1 और 2 में एक जितना टाइम लगेगा आपका, और जो कि उसने एक जितना नहीं दिखाया हुआ, 5 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The table shows the partial pressure in an equilibrium mixture formed by the Haber's process. इसमें अमोनिया बन रहा है, पार्शियल प्रेशर उसने दिए हुए हैं, और व्हाट इज द न्यूमेरिक, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बेटा इसका Kp का एक्सप्रेशन लिखना है। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन उसका क्यूब, और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। बेटा वैल्यूज पुट कर दें बस। Kp इज इक्वल टू, अमोनिया आ रहा है 4000 और इसका स्क्वायर लेना है, हाइड्रोजन का आपने क्यूब लेना है बेटा 8000 क्यूब, और नाइट्रोजन का 7000। बेटा सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताएं क्या आंसर आ रहा है जी। सर ए आ रहा है, ए। ए इज द आंसर, सेल्फ कैलकुलेट। अच्छा इसमें वो क्या स्किल चेक कर रहा है कि आया आपको ये एक्सप्रेशन लिखना आता है, और काफी सारे बच्चे होंगे जो ये स्क्वायर डालना भूल जाएंगे, क्यूब डालना भूल जाएंगे, और अपना आंसर गलत कर बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, a reversible reaction is shown, NOCl it gives NO plus Cl2। बेटा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, विच चेंज इन कंडीशन, आपको पता है जो Kc होता है बेटा, ये होता तो कांस्टेंट है, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जो Kc की वैल्यू को चेंज कर सकता है, वो कौन सा फैक्टर है जो Kc सर की वैल्यू को टेम्परेचर। चेंज कर? टेम्परेचर, शाबाश। तो टेम्परेचर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ Kc। अब वो कह रहे हैं विच चेंज इन कंडीशन विल मूव द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द राइट। क्या कह रहे हैं ऐसा जी कि ये राइट साइड पे आए? पहली बात, अगर आप प्रेशर की बात करते हो ना, तो प्रेशर को कम करना है, प्रेशर जितना कम करेंगे ना, देखो रिएक्टेंट वाली साइड पर। अच्छा इस तरह करते हैं, पहले स्टेटमेंट पूरी पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Kc। बड़े Kc को तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है, तो लिहाजा ए भी निकल गया, सी भी निकल गया, क्योंकि प्रेशर तो Kc की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता ना। जो Kc की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट होती है बाय चेंज इन टेम्परेचर, तो लिहाजा जो प्रेशर वाले फैक्टर है वो आप निकाल दें। अब बी और डी में आपने डिसाइड करना है। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा। आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप जितनी हीट देंगे, रिएक्शन आपका उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा हीट उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, और जब रिएक्शन राइट साइड पे जाएगा तो ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना भाई। जब राइट साइड पे जाएगा तो मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, और बताओ जब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो Kc की वैल्यू भी क्या होगी? बिगर होगी। तो याद रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो यू विल गेट मोर प्रोडक्ट, और आपकी जो Kc की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसके मुकाबले में एक्सो में उसका उल्टा काम होगा।
जितना आप टेम्परेचर कम करोगे ना, Kc की वैल्यू बढ़ेगी एक्सोथर्मिक में, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी और ये इनने नाम लिखा हुआ है सिलोमिलेन, मे बी कंसिडर्ड टू हैव जनरल फार्मूला, ये है जी, बी ए बेरियम है, Mn X प्लस है, Mn Y प्लस और 8, ऑक्सीजन 16 है और OH4 है। कह रहे इन दिस जनरल फार्मूला X प्लस एंड Y प्लस आर टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन सिलोमिलेन, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ X एंड Y। देखो OH पर -1 चार्ज होता है तो -4 हो जाएगा, ऑक्सीजन पर -2 होता है तो 16 टू सा -32, ये -32 और -4 कितना हो गया, -32 -4 -36, और बेरियम पर चार्ज होता है +2, तो इस सारे को अगर आप सॉल्व करो तो ये -34 आ रहा है बेटा। अब आपने इनके ऊपर जो चार्जेस डालना है वो +34 डालना है, क्या डालना है भाई, +34, और याद रखो ये जो MnY प्लस है इसके नीचे 8 भी लगा हुआ है, तो अगर आप Y को 3 रखो ना, 8 3 से कितना होता है जी 24, और फिर अगर चलें इसको हम Y को 3 रखते हैं तो ये 24 हो जाएगा, तो आपके पास X +10 होना चाहिए, फिर +10 तो X है ही नहीं भाई, मतलब -34 को कैंसिल करने के लिए +34 होना चाहिए ना, तो +34 के लिए एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं Y की जगह अगर 3 लगाऊं तो 8 3 से 24 आ जाएगा, +24, और X को फिर 10 होना चाहिए जो कि नहीं है, तो लिहाजा दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगर बेटा मैं Y को रखूं 4, Y को 4 रखूं तो 8 4 जा 32 हो गया, +32, और X क्या होगा फिर +2 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि A इज द आंसर, कि Y को आप 4 रखो तो 8 4 से 32 हो गया, +32, और X फिर +2 होगा, क्योंकि ये +34 जो है -34 को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, तो A इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिलिकॉन रिएक्ट्स with a mixture of calcium oxide and magnesium oxide at 1200 degrees Celsius. Which statement about this reaction is correct? अब ये देखो MgO है -2 +2 -2 +2, सिलिकॉन 0 में जा रहा है, Mg 0 में जा रहा है, Ca2SiO4 है ना, -2 है, ये -8 हो गया, ये +2 है, ये +4, सिलिकॉन भी +4। अब आप खुद देखो कि सिलिकॉन 0 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिलिकॉन इज ऑक्सीडाइज, मैग्नीशियम क्या हो रहा है भाई, मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है ना, +2 था फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 0 में चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो मैग्नीशियम इज रिड्यूस, कैल्शियम कुछ भी नहीं हो रहा बेटा, कैल्शियम यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, तो मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है, और कैल्शियम इज नाइदर ऑक्सीडाइज नॉर रिड्यूस। ये देखिए जरा, बी इज द राइट आंसर भाई, चेक करें बेटा, बी ही सही आंसर होगा या नहीं, क्योंकि कैल्शियम देखो ना यहाँ पर भी +2 है इधर, और प्रोडक्ट में भी +2 आ रहा है, तो ना ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इन विच स्पीशीज देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी। ये सी है, बड़ा सिंपल है, देखो कार्बन है ना, कार्बन के पास इसके आउटर शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 3 हाइड्रोजन हैं ऐसे, ये अभी पता है मैंने क्या बनाया, CH3 डॉट बनाया अभी, लेकिन एक माइनस भी तो है, माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है, बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो अब ये CH3 माइनस बना है ना, तो इसके पास एक लोन पेयर आ रहा है, देखो ये एक लोन पेयर है, तो CH3 माइनस इज द आंसर। अंडर विच कंडीशन विल नाइट्रोजन बिहेव द मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस, बेटा आपको पता है कि आइडियल गैस में क्या होता है, नो IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, आइडियल गैस में नेग्लिजिबल वॉल्यूम, नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, तो अब आपने यहाँ बताना है कि गैसेस के अंदर IMF कब खत्म हो जाएंगी, हाई टेम्परेचर पर लो टेम्परेचर, बेटा जितना हाई टेम्परेचर करोगे ना IMF उतनी खत्म होती जाएंगी, तो गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर IMF ब्रेक हो जाएगी ना, और जितना प्रेशर कम करते हो ना, जितना प्रेशर कम करोगे उतना गैसेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, या प्रेशर को भी आप IMF से लिंक करो अगर,
जितना बेटा प्रेशर बढ़ाते हो, अगर आप गैसेस पे प्रेशर बढ़ाओगे ना तो उसमें आईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, और जितना प्रेशर कम करोगे गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, तो आईएमएफ कम हो जाएगी, तो एट लो प्रेशर। तो बस ये आपने बेटा याद कर लेना आज के बाद कि गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट देखें, द इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज शोन, all substances are in their standard state. Which statement describe the standard enthalpy change for the reaction? देखें आप लोगों ने ना बेटा एक पढ़ा था डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबस्शन, उसमें आप क्या डिफाइन करते थे कि when 1 mole of a substance is burned in excess of oxygen, वो तो ये नहीं है, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा था डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या थी, when 1 mole of a compound is formed from its element, तो यहाँ एलिमेंट भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा आपने पढ़ा था डेल्टा इज नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसमें आपने पढ़ा था कि एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ अल्कली, वो भी नहीं है जी ये, ठीक है। बेटा एक आपने पढ़ा था डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन, जरा रिएक्शन का मुझे बताएं इसकी क्या डेफिनेशन पड़ी थी, डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बेटा। Sir, when certain molar quantities of reactants react to produce certain molar quantities of products. अच्छा ये किसके लिए है, ये किस इक्वेशन के लिए आप यूज करेंगे, ये जो आपने मुझे बता रहे Sir, enthalpy change of आप किसी reaction भी के लिए. इक्वेशन, ये आप किसी भी रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हो, पता है, ये जो आप इंथैल्पी वाला बता रहे हो ना, ये आप Yes, किसी sir. भी रिएक्शन के लिए, ये एक जनरलाइज्ड टर्म है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, दिस इज द जनरलाइज्ड टर्म। तो इसलिए बेटा देखो इसमें वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट, ये असल में डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल है, व्हेन मोलर क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। तो मोलर क्वांटिटीज यहाँ पे क्या है पता है, व्हेन 1 मोल ऑफ XeF2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ वाटर एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ XeO3 एंड 6 मोल ऑफ HF। तो ऑप्शन ए कह रहा है एंथैल्पी चेंज व्हेन अ टोटल 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, नहीं भाई, व्हेन टोटल 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, नहीं, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट, नहीं, व्हेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्योंकि ये इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बेटा आपने इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में ये आप डेफिनेशन बताते हैं कि व्हेन मोलर क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स, तो यहाँ रिएक्टेंट्स की मोलर क्वांटिटी क्या है, 1 मोल XeF2 3 मोल वाटर रिएक्ट करेंगे एंड मोलर क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, 1 मोल XeO3 बन रहा है, 6 मोल HF बन रहा है, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो यहाँ पर 6 मोल HF की बात कर रहा है ना। मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड has simple molecular structure, Al2Cl6 है, each molecule consists of 2 aluminum and 6 chlorine atom. Which statement is correct? All the chlorine atoms in 1 gram of molten aluminum chloride has same mass. बेटा की बात ठीक है, क्या 1 ग्राम Al2Cl6 में जितने भी क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, क्या सब के सब क्लोरीन का मास सेम होगा, या कोई इसमें 37 वाला आइसोटोप भी हो सकता है? सर 30 आइसोटोप भी हो सकता है सर। आइसोटोप भी हो सकता है, गलत हो गया ना। तो बी में देखो 1 मोल ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड contain 6.02 10 times 10 raised to power 23 एटम, ये बेटा गलत है। देखो 1 मोल Al2Cl6 के अंदर आपके पास 2 मोल एल्यूमिनियम एटम है, 1 मोल Al2Cl6 में जो एल्यूमिनियम के एटम है वो 2 मोल है, और 1 मोल Al2Cl6 में जो क्लोरीन के हैं वो 6 मोल क्लोरीन के एटम है। तो लिहाजा अब वो ये कह रहा है कि 1 मोल Al2Cl6 में कितने एल्यूमिनियम के एटम है, 2 मोल, और वो 1 मोल कह रहा है, वो कह रहा है 6.02, ये तो 1 मोल में होते हैं ना बेटा, तो बी भी गलत है। 1 मोल ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड कंटेन इतने क्लोरीन के एटम भी चेक कर लेते हैं बेटा, 1 मोल के अंदर 6 मोल्स क्लोरीन के एटम्स आ रहे हैं। 6 मोल्स का मतलब है 6.02 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 23 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम। ब्रदर इसको मल्टीप्लाई करें ना, 6.02 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 23 को 6 सर यही आ रहा है। जी, सर तो यही आपके आ रहा है। पास सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच एटम कंटेन 4 टाइम
as many neutron as, अच्छा लिथियम के पास कितने न्यूट्रॉन है, 7 - 3 कर दें, 4 न्यूट्रॉन है भाई। तो आपसे वो ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से बताएं कि 4 गुना ज्यादा किसके पास न्यूट्रॉन होंगे लिथियम के मुकाबले में, 4 टाइम्स, मतलब 4 4 जा 16। आपने 16 न्यूट्रॉन देखने किसमें आ रहे हैं, Sir, C 31 में। - 15 तक, यस, तो सी इज द आंसर। Which statement about the first ionization energy of magnesium and neon is correct? बेटा देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ना, और लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। मैग्नीशियम तो इधर आ रहा है, नियोन तो इधर आ रहा है भाई, तो नियोन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की कम होगी। तो नियोन हैज ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू ना, नियोन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि इट हैज, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ये जी आपके पास पीरियड का फर्क है। नियोन आ रहा है आपके पास यहाँ पर, हीलियम नियोन सेकंड पीरियड में आ रहा है ना, मैग्नीशियम आ रहा है इधर बेटा, कैसे आ रहा है। अब देखो नियोन के पास शेल कितने हैं ये बताओ, नियोन के पास कितने शेल हैं, नियोन हैज 2 शेल। मैग्नीशियम के पास कितने शेल हैं, 1 2 3, 3 शेल हैं। तो बेटा जब शेल का डिफरेंस आ जाए ना तो बाकी फैक्टर्स देखने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है ना। जब शेल का डिफरेंस आ जाए तो आपको कोई न्यूक्लियर पूल नहीं देखना, बस जिसके पास शेल ज्यादा है ना वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, उसके शील्डिंग इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे। तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि इट हैज 3 शेल। नियोन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि इट हैज 2 शेल। तो नियोन हैज ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड बोथ आर एंडोथर्मिक। आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक क्योंकि आपको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए बेटा। देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा वाटर के मॉलिक्यूल में ये 4 खासियत है बेटा, जी वाटर के मॉलिक्यूल में ये खासियत है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना इसके पास 2 लोन पेयर है और 2 ही हाइड्रोजन। तो वाटर का मॉलिक्यूल का जो एक हाइड्रोजन है ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, जो दूसरा हाइड्रोजन है ये दूसरे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जो एक लोन पेयर है ये तीसरे वाटर के H+ के साथ डेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जो चौथा लोन, ये जो लोन पेयर है दूसरा वाला, ये चौथे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एवरेज, एक वाटर का मॉलिक्यूल टोटल टोटल जो है या मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब जरा हम अमोनिया की बात भी करते हैं, HF या अमोनिया की। सर HF का बताएं, HF कितने बॉन्ड बना सकते हैं बेटा मैक्सिमम। 2। जी बेटा 2। अच्छा इसके पीछे क्या क्या रीजन है भाई, ये क्यों 2 बना सकता है, हालांकि फ्लोरीन हैज 3 लोन पेयर्स। सॉरी 4 बनाएगा। 4 बनाएगा, गलत। 2 आंसर ठीक दिया है लेकिन मुझे इसके पीछे रीजन बताएं कि 2 क्यों दे बना रहा है। देखो इसमें ना अब आपको एक निशानी याद कर लें, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ना इन दोनों का रोल होता है, लोन पेयर का भी और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन का भी। वाटर के केस में तो वाटर तो एक आइडियल कंडीशन है, वाटर तो एक आइडियल एग्जांपल है जिसमें लोन पेयर और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर इक्वल। तो लिहाजा हाइड्रोजन्स भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और लोन पेयर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जनरली जिस तरह HF है या अमोनिया है, इसमें पता है हम किस बेस पर डिसाइड करते हैं, इस पे हम डिसाइड करते हैं कि कम तादाद में, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में ना 2 चीजों का रोल है, एक लोन पेयर का और एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन का। तो हमने अब जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखना होता है कि ये मॉलिक्यूल कितने बना सकता है, आप ये देखोगे कि उस मॉलिक्यूल के पास कम तादाद में क्या चीज है, लोन पेयर या हाइड्रोजन। मतलब HF में बताओ लोन पेयर कितने हैं, 3, और हाइड्रोजन कितने हैं भाई, हाइड्रोजन कितने हैं, 1। तो ऑन एवरेज, मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ, ऑन एवरेज जिस तरह ऑन एवरेज वाटर कितने बॉन्ड बनाता है, ऑन एवरेज, टोटल नहीं कह रहा, एवरेज कह रहा हूँ, 2। अगर आपसे एवरेज पूछा जाए ना कि एक वाटर कितने बॉन्ड बनाता है, ऑन एवरेज 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ तो मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो आपने 4 कह दिया। तो ऑन एवरेज HF का आप कहेंगे कि HF 1 बॉन्ड बनाता है। ये याद कैसे रखना है, क्योंकि H के पास आप कहेंगे एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है। अच्छा ऑन एवरेज अमोनिया कितने बॉन्ड बनाता है, तो मैं कहूंगा जी अमोनिया ऑन एवरेज 1 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, मैं कहूंगा इसके पास एक लोन पेयर है। तो आपने लोन पेयर और हाइड्रोजन में से देखना होता है कि कम तादाद में क्या चीज है, जो कम तादाद में होगा ना उस बेस पर हाइड्रोजन बॉन्ड को आपने बता देना है ऑन एवरेज। अदरवाइज
अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछेंगे तो अमोनिया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, HF भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछेंगे तो वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15। सर जी बेटा। सर एक क्वेश्चन था, ये लाइक बायो के एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है सर। वो क्वेश्चन ये था कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। सर उसका आंसर 1 था। फिर इस तरह होता है, देखो सर इसमें आपने 3 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए ना, उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं। एक मिनट, देखो बेटा, इस तरीके से बॉन्ड बनाना है आपने कि एक वाटर जो है ना, ये सेंटर में जो है ना, ये वाला, ये अब 4 बॉन्ड बना रहा है ना, लेकिन ये 4 बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है ना, यस सर। तो अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो उसके दरमियान एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, सर अगर हम इसे ऐसे ट्विस्ट करें तो 2 नहीं बन सकते। नहीं वो तो आप पेपर के ऊपर तो जितना मर्जी बना लें, रियल में तो ऐसे नहीं होता ना बेटा, वो तो आप पेपर के ऊपर तो उसको जितना मर्जी एडजस्ट कर लें, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल की अपनी एक सिमेट्री भी तो है ना, कोई इलेक्ट्रॉन्स की रिपलियन भी है। क्या वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह एक दूसरे में फिक्स हो सकते हैं जिस तरह हम पेपर के अंदर तो हम इस तरह बना सकते हैं भाई, इस तरह भी बना सकते हो, देखो इस तरह तो, लेकिन असल में तो इस तरह नहीं हो सकता ना। इलेक्ट्रॉन्स की रिपलियन होती है, एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक सिमेट्री होती है। ठीक है, तो वो उस सिमेट्री के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। तो ये आप याद रखिए, ये तो बहुत बहुत फेमस डायग्राम है बेटा, ये जो मैंने अभी बनाई है ना, ये बहुत फेमस डायग्राम है, ये आपको याद रहनी चाहिए कि वाटर का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट वाटर से इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसको इस तरह याद कर लो, फिर इस तरह के क्वेश्चन में मसला नहीं होगा। सर अक्सर इस तरह बेटा, एक मिनट बेटा, अक्सर इस तरह ड्रॉ किया होता है, देखो 1 2 3 4, बस इस तरह याद करें। जी बेटा, आप पूछें। ओके सर, थैंक यू। सर आप पेपर के एंड में वो बेरियम वाला सवाल दोबारा समझा सकते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है एक्स एंड वाई आपकी की। आवाज ब्रेक हो रही है बेटा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। सर अब आ रही है? बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलिएगा। सर अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बोले। सर आप पेपर के एंड में वो बेरियम वाला रिडॉक्स वाला क्वेश्चन दोबारा समझा सकते हैं प्लीज? बट आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ही नहीं आ रही। सर हमें तो ठीक आ रही है। जी सर, हमें ठीक आ रही है। मुझे क्यों ब्रेक हो रही है भाई, एक मिनट देखिए, मेरी आवाज आप, अच्छा ये या मुझे बता दें ये स्टूडेंट क्या क्या क्वेश्चन कर रही है जी। सर वो कह रही है कि बेरियम वाला सवाल आप क्लास के एंड में दोबारा करवा सकते हैं। ये जो बेरियम का ये किया था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जी सर। ये भी कर लेते हैं, मेरे बाद में टाइम नहीं मिलेगा, अभी इसको करते हैं ताकि देखो, बेरियम का चार्ज हमें पता है 2+ है, Mn(x+) हमें नहीं पता, Mny+ और नीचे 8 है, ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है तो -32 हो जाएगा, OH4 है, एक OH पर -1 होता है तो -4। अब जरा मुझे एक मिनट सिर्फ चार्जेस बता दो भाई, ये -32 -4 और ये +2, नेट चार्ज कितना हो गया, बस ये बता दो नेट चार्ज। -34। -34। अब देखो, अब मुझे इन दो के ऊपर, ये जो दो है ना, इन दो के ऊपर जो चार्ज रखना है वो +34 रखना है। अच्छा, अब ये जो Mn है ना, सॉरी मैंने My लिखा हुआ है, ये जो बेटा यहाँ पर Mn है, Mn,
इसके नीचे 8 है और ऊपर y+। अब y+ क्या इंटीजर हो सकता है, ये मैंने ढूंढना है। मैं कहता हूँ जी ये y+ ना, आपने y में से यहां से कोई चूज करना है। 4 रख के देखें बेटा, y+ की जगह 4 रख के देखते हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ 4 रखूं तो बताओ 8 4 से क्या हो जाएगा, +32। जी सर, समझ आ गई है, थैंक यू। और फिर x+ क्या होगा, ये +2 होगा, तो ये आपका +34 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। हाइड्रेटेड कोबाल्ट, हाइड्रेटेड कहते हैं ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर ऐड हो ना। हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 सल्फेट लूजेस वाटर व्हेन हीटेड टू गिव anhydrous cobalt 2 sulfate, all the water of crystallization is lost to the atmosphere as steam। बेटा हो ये रहा है कि कोबाल्ट सल्फेट डॉट XH2O, इसको उसने हीट किया तो कोबाल्ट सल्फेट सॉलिड पीछे बच गया, और वाटर जो है ना वो गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया। लॉस ऑफ जो मैस हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। अच्छा, टोटल जो मैस था ना वो 3.10 ग्राम था इसका। इस सारे का जो मैस था वो था 3.10 ग्राम। और जो इसको आपने हीट किया टू कांस्टेंट मैस, जो लॉस इन मैस हुआ है वो 1.39। बेटा तो ये 1.39 क्या वाटर का मैस नहीं होगा, बोलो। ये 1.39 ग्राम क्या वाटर का मैस नहीं होगा? यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपके पास मैस ऑफ हाइड्रेटेड कोबाल्ट सल्फेट है 3.10, मैस ऑफ वाटर आपके पास आ गया है 1.39। तो इनको माइनस करेंगे तो मैस ऑफ एनहाइड्रस कोबाल्ट सल्फेट का मैस आ जाएगा। मैस ऑफ कोबाल्ट सल्फेट एनहाइड्रस, तो 3.10 माइनस 1.39, 3.10 माइनस 1.39, तो ये आपके पास आ रहा है 1.71। तो बेटा अब दोनों चीजों का मैस आपके पास आ गया, कोबाल्ट सल्फेट का मैस भी आ गया है, वाटर का मैस भी आ गया। कोबाल्ट सल्फेट का मैस है 1.71 और वाटर का मैस है 1.39। बेटा इसके मोल ना निकाल लिए जाएं, ये मैस है ना आपके पास, तो मोल निकाल लेते हैं जी इनके हम। तो 1.71 डिवाइडेड बाय इट्स mr। बेटा कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या होता है, जरा पीरियोडिक टेबल में चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट है भाई हमारे पास, और कोबाल्ट का ये 58.9। तो 58.9 इसका हो गया, और सल्फेट का ना 96 होता है, तो 58.9 प्लस 96 154.9 आ रहा है। और वाटर का इस तरह बेटा मोल निकालते हैं, वाटर का एमआर 18 होता है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। 1.71 डिवाइडेड बाय 154.9, तो ये आपके पास आ रहा है मोल्स 0.011। और यहाँ पर क्या आ रहा है 1.39 डिवाइडेड बाय 18 0.077। अब देखो इतने मोल्स 0.011 मोल्स अगर होंगे ना कोबाल्ट सल्फेट के, तो उसमें वाटर के इतने मोल्स आ रहे हैं, तो एक मोल में कितना आएगा जी, एक्स आएगा। बस ये आपका आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 0.077 डिवाइडेड बाय 0.011। 7 आ रहा है जी आंसर, 7। दिस इज द आंसर। देखो क्या किया मैंने, फिर सुन लो। मुझे ना पहले बेटा, क्योंकि कोबाल्ट सल्फेट के मोल निकालने, वाटर के मोल निकालने, तो यहां से बेटा मैंने कोबाल्ट सल्फेट और वाटर को इसकी रेशियो बनाई, और दोनों के मोल्स मेरे पास आ गए कि कोबाल्ट सल्फेट के इतने मोल्स होंगे तो वाटर के इतने मोल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो एक मोल में कितना आएगा, तो एक मोल में एक्स आएगा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आपका 7 आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है। The table shows bond energies for some diatomic molecule. Deuterium is an isotope of hydrogen. इसको बेटा मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ एक बात जरा बताऊं, ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना,
बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होगी दैट इज द बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, तो हाइड्रोजन को आपने जब भी ब्रेक करना होगा ना, तो इसके लिए फिक्स एनर्जी है 496 या इस तरह कुछ है, फिक्स है। लेकिन बेटा जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, देखो अब जो इस तरह के बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, सपोज कार्बन हाइड्रोजन ना, इन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होगी वो फिक्स नहीं होगी। कोई बच्चा मुझे इसकी लॉजिक बता सकता है ऐसा क्यों है? कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, डायटोमिक में सर Cl2 हो कार्बन गया, क्लोरीन की तरफ आ रहा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोरीन की ज्यादा, इसलिए। जी बेटा बिल्कुल ठीक है। देखो होता ही है कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही होते हैं और इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए फिक्स एनर्जी है। लेकिन जो आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स हैं, जिसमें आप कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक करना है, तो यहाँ पर ना ये क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसके बॉन्ड की लेंथ पर कुछ फर्क पड़ता है, बॉन्ड स्ट्रेच हो जाता है थोड़ा सा, और अब आपको थोड़ी सी कम एनर्जी देनी पड़ जाती है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, वीक हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी फिक्स होती है, लेकिन जब यही बॉन्ड किसी कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा नेबरिंग एटम्स हो ना, नेबरिंग एटम्स का इफेक्ट होता है और उसकी वजह से आपकी बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो अब जरा क्वेश्चन पढ़ें जी क्या कह रहा है। द टेबल शोज सम बॉन्ड एनर्जी फॉर सम डायटोमिक मॉलिक्यूल। ड्यूट्रियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूट्रियम इसको कह रहा है भाई, ये जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? डायटोमिक मॉलिक्यूल हैव एग्जैक्ट वैल्यूज फॉर देयर बॉन्ड एनर्जी व्हिच आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात बिल्कुल ठीक है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो वैल्यूज है वो हमेशा एग्जैक्ट होंगी, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी को आप डिफाइन ऐसे करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड। फिर आगे क्या कह रहे हैं जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें। द ट्रेंड इन ग्रुप 7 बॉन्ड एनर्जीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। बिल्कुल गलत भाई। बॉन्ड एनर्जी का क्या ताल्लुक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करता है। तो ये कह रहा है बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक क्या इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस से है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक तो उसकी बॉन्ड लेंथ से होता है। अ वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन बिटवीन ड्यूट्रियम, ये भाई ड्यूट्रियम का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्या बनेगा? DCl बनेगा, 2 मोल्स ऑफ DCl। जैसा HCl है ना, इसको H2 समझो ना, तो 2 मोल ऑफ DCl। कह रहा है कि a value for the enthalpy change for this reaction can be calculated using this data alone। नहीं भाई, जब आपने डाटा निकालना है तो आपको डेल्टा H, एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट। देखो आपको डेल्टा H नहीं पता है ना, एनर्जी टेकन इन पता है जी, चले ये पता है आपको, एनर्जी गिवन आउट भी नहीं पता भाई। DCl की बॉन्ड एनर्जी क्या दी हुई है उसने? नहीं दी हुई ना। तो जब आपको डेल्टा H भी नहीं पता, एनर्जी गिवन आउट भी नहीं पता, तो सिर्फ एनर्जी टेकन इन की बेस पर तो आप डेल्टा H नहीं निकाल सकते ना, तो ये भी गलत है। ओनली A इज द आंसर। सर नेक्स्ट हम क्वेश्चन हैशटैग देखें जी। से निकाल सकते हैं ना? कैसे निकाल सकते हैं बेटा, बताओ जरा। सर इनके एटम्स नीचे बना देंगे और वो जो डी डी के जो आपस में बॉन्ड बने हैं उनका हाफ लिख देंगे उधर, और अभी फिर देखते हैं सेकंड बेटा, चलो देख लेते हैं, एक मिनट अभी देख लेते हैं, वेट अ मिनट। आप जो कह रहे हो D2Cl DCl, ये आपको नहीं पता, ये 2D बन रहा है, ये 2Cl बन रहा है। अच्छा ये 2D, DD का आपको पता है 442, Cl2 का भी आपको पता है 242। दिस इज अननोन। ये इसकी क्या बॉन्ड एनर्जी है भाई DCl की, बताओ जरा। ये 2 चीजें नहीं पता आपको फिर? हाँ जी बेटा, नहीं हो निकाल सकता सकते हो सर। क्या? हाँ, नहीं। तो इसमें नहीं बेटा, वो जब फॉर्मूले से नहीं निकला तो जारी बात इससे भी नहीं निकलेगा, क्योंकि डाटा जो है ना उसमें कुछ इंफॉर्मेशन कम है अभी।
अच्छा जी, two procedures are described. Sulfur is burned in an excess of oxygen and then NO is added to the product mixture. बड़ा आपको ना एक चीज मैं बताता हूँ। एक तो है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस ना, जिसमें SO2 को SO3 में भेजा जाता है। कि बच्चा कंडीशन बता सकता है कि SO2 SO3 में कैसे जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में? Vanadium 5 oxide यस catalyst. यस। लेकिन लेकिन अगर यही रिएक्शन एटमॉस्फेयर में हो रहा हो ना, आप जो सल्फर डाइऑक्साइड जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड में कैसे जाता है? कौन बच्चा बताएगा? क्या NO2 से रिएक्शन रॉकेट करता है? के नहीं साथ सर। करता। यस सर, NO2 सर। यस, NO2 से रिएक्शन करता है। NO2 अपना एक ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा, SO3 बनेगा और साथ में NO, और ये NO फिर हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 दोबारा बना देता है और ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा होता है। लेकिन ये एक नई चीज आपके लिए, इसको याद रखिएगा। जिस तरह NO2 SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है और SO3 में चला जाता है, इसी तरह बेटा SO2 का रिएक्शन अगर NO से होगा ना तो फिर भी यही काम होगा। ये देखो, NO भी SO2 को SO3 में भेज सकता है जिस तरह NO2 भेज सकता है। तो यही चीज वो पूछ रहा है कि टू प्रोसीजर्स आर डिस्क्राइब, सल्फर इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन NO इज एडेड टू द प्रोडक्ट मिक्सचर। NO को ऐड किए, और दूसरे केस में sulfur is burned in excess of oxygen and then NO2 is added to the product mixture. Which procedure will produce some sulfur trioxide both 1 and 2? दोनों में SO3 फॉर्म होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Powder P is a mixture containing 2 AgCl, AgBr और AgI। ठीक है जी। इसमें कोई से दो होंगे, AgCl, AgBr या AgI। AgCl तो है, AgBr और AgI, इनमें से कोई एक होगा। P is shaken with dilute aqueous ammonia, a yellow। अच्छा ये बताओ, डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में क्या डिसॉल्व हो जाता है भाई? AgCl डिसॉल्व होता है या AgBr डिसॉल्व होता है, ये AgI डिसॉल्व होता है? किसके प्रेसिपिटेट डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं? हाँ जी बेटा, AgCl के। AgCl। AgCl के। तो यहाँ इसका मतलब है कि AgCl जब उसमें डाला है उसने मिक्सचर P में, येलो सॉलिड बच गया। येलो सॉलिड तो AgI का होगा, और इसका मतलब है दूसरा डिसॉल्व हो गया ना, तो दूसरा AgCl होगा। फिर दूसरा क्या होगा? AgCl। फिर कह रहे थे मिक्सचर इज फिल्टर्ड, Q इज वॉश। ये Q है जी। AgI को उसने वॉश किया और उसको ड्राई किया, और जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में क्या आया हुआ है? AgCl आया हुआ है। फिल्ट्रेट को कलेक्ट किया, ट्रीट किया विद एक्वस नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट R। R आपका है AgCl, R इज AgCl, और Q इज AgI। R को आपने फिर फिल्टर ऑफ किया, वॉश किया, ड्राई किया। QRR वार्म सेपरेटली विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब मेरी बात सुनो, याद है आप लोग इस तरह के रिएक्शन करते थे भी? NaCl का रिएक्शन NaCl सॉलिड H2SO4 के साथ, बताओ क्या क्या इसमें बनेगा? NaHSO4 plus NaHSO4 HCl। और जी, HCl। NaCl सॉलिड प्लस H2SO4, तो इसमें आप बनाते थे NaHSO4 और साथ में HCl। तो क्या फर्दर रिएक्शन होगा HCl और H2SO4 का? नहीं होगा, आप कहेंगे नो व्हाइट सर। स्टीमी। तो क्या AgCl का भी ऐसे ही रिएक्शन नहीं हो सकता है क्या? AgHSO4 और साथ में HCl, तो व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स। अच्छा, इसी तरीके से AgI जस्ट लाइक NaI, जिस तरह NaI का रिएक्शन होता था ना जब H2SO4 के साथ, तो बेटा आपके पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट, मैं सिर्फ प्रोडक्ट के नाम लिख रहा हूँ। एक तो आयोडीन बनता था, SO2 बनता था, सल्फर बनता था, H2S बनता था, है ना? इसकी स्टिंकिंग स्मेल होती थी, येलो सॉलिड और आयोडीन के पर्पल वेपर्स। इसी तरह जब AgI होगा तो वो भी तो यही रिएक्शन करेगा, पर्पल वेपर्स बनेंगे, H2S बनेगा, सल्फर बनेगा। तो इसमें अब आपका क्या आंसर होगा? समझ आ रहा है कि आंसर बी कैसे बना भाई? जी बेटा, बी आंसर होगा या नहीं होगा? बोले।
सर क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा है द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड एंड ट्रीटेड विद aqueous HNO3। सर तो ये रिएक्ट नहीं करेगा HNO3 के साथ? कौन बेटा? सर ये R जो है AgCl जो है HNO3 से रिएक्ट नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, ये किसने कहा? AgCl का AgNO3 से कोई रिएक्शन होगा? दोनों सॉल्ट है, ओके सर, सही है, माय बैड, दोनों सॉरी। सॉल्ट है और दोनों में Ag के ऊपर +1 चार्ज है ना, कोई रिएक्टिव ये अगर सर कोई समझ आ रिएक्टिव गई, सर समझ आ गई है। अच्छा बेटा, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टू पीरियड three elements, X and Y burn separately in oxygen to form solid oxide. Oxide of X is insoluble in water. अच्छा, अब देखो X का कौन सा ऑक्साइड? अच्छा, एल्यूमिनियम भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, सिलिकॉन भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो बी निकल गया, इसका मतलब है ए और सी डी में से होगा। अच्छा, ये जो ऑक्साइड ऑफ एक्स है ना, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, और ऑक्साइड ऑफ वाई डिसॉल्व इन वाटर। जो वाई का ऑक्साइड है ये वाटर में डिसॉल्व होता है और एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएगा विच डिसॉल्व द ऑक्साइड ऑफ एक्स, जो एक्स के ऑक्साइड को भी डिसॉल्व कर लेगा। अब देखो ये बताओ, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर है या बेसिक? पहले ये बताओ। SiO2 एसिडिक। ये एसिडिक है। एसिडिक ऑक्साइड क्या एसिडिक ऑक्साइड में डिसॉल्व होते हैं, या एसिडिक ऑक्साइड क्या एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे? एसिडिक ऑक्साइड नो सर। नहीं होंगे ना। तो अब जरा देखो कि अगर आप फास्फोरस की बात, क्योंकि बी तो हमने निकाल दिया ना पहले, अगर आप फास्फोरस की बात करते हो ना, तो P4O10 इसको वाटर में डालो ना बेटा, तो आपके पास बनेगा H3PO4, एसिड बनेगा। तो ये एसिड क्या इस एसिडिक ऑक्साइड को डिसॉल्व करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इस तरह सल्फर को आप वाटर में डालो तो SO2, जो SO3 है उसको वाटर में डालोगे तो H2SO4 बनेगा। ये H2SO4 भी इस एसिडिक ऑक्साइड को डिसॉल्व नहीं करेगा। तो सर ए तो हुआ। जी, अब ए क्यों हुआ जरा सुनो। क्योंकि जो सोडियम ऑक्साइड है ना, उसको आप बेस अगर बनेगा। वाटर में डालते हो ये NaOH बनाएगा। हाँ बेस बनेगा तो। NaOH और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में याद रखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ये तो एम्फोटेरिक है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन कर यस सकता सर है, समझ तो आ ए गई। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। विच रो डिस्क्राइब दी, बहुत आसान क्वेश्चन है। विच रो डिस्क्राइब्स दी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ SiO2 एंड SiCl4? देखो इसमें SiO2 सबको पता है जॉइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और बॉन्डिंग इसमें कोवेलेंट है। और SiCl4 सिंपल मॉलिक्यूल है ना, देखो आगे सेपरेट तो नहीं हो रहा है, ये बस यहीं पे खत्म हो गया, तो सिंपल एंड कोवेलेंट, तो बी इज द राइट आंसर। A sample containing 0.01 मोल ऑफ एनहाइड्रस कहते हैं जिसमें वाटर ना हो, हाइड्रस कहते हैं इसमें वाटर हो। तो एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट है, इसको हीट कर रहा है स्ट्रांगली अंटिल इट फुली डिकम्पोजेज। तो देखिए इसकी डिकम्पोजिशन आपको पहले तो आनी चाहिए कि कैल्शियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और हाफ मोल ऑक्सीजन का बनेगा। बैलेंस इक्वेशन आनी चाहिए आपको कि 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगा, 2 मोल NO2 और हाफ मोल ऑक्सीजन बनेगी। कह रहा ऑल द गैस प्रोड्यूस is collected and its volume measured at room condition RTP पर मेजर कर रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? कितना है जी? ये 0.01 मोल है। 0.01 मोल है तो भाई NO2 कितने बनेंगे? इसके डबल नहीं बनेंगे क्या? 1:2 है, तो ये बनेगा 0.02। और कैल्शियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन में जो मोलर रेशो आ रही है वो उसका हाफ हो रहा है, ठीक है। तो 0.01 का आप हाफ कर देंगे 0.05, 0.005। ये बेटा आपके पास मोल्स आ रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ये मोल्स, ऑक्सीजन के ये मोल्स, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि आपने वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस बताना है ना, दोनों को ऐड कर दो। तो 0.005 प्लस 0.02 ये आपके पास आ रहा है 0.025। ये आपके पास मोल्स आए, पर इन मोल्स को वॉल्यूम में लेके जाना है भाई। एक मोल का जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर एट RTP। तो 0.025 का कितना होगा? X होगा 600। 600 इज द आंसर जी, तो बी आपका आंसर होगा, ठीक है जी। तो क्या किया है फिर सुन लें कि आपको पहले इक्वेशन लिखनी है, उसमें NO2 और O2
इसको बैलेंस आपने करना है। 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट 2 मोल NO2 और हाफ मोल ऑक्सीजन बना रहा है। फिर उसने बताया होता है कि 0.01 मोल कैल्शियम नाइट्रेट के हैं तो NO2 के बेटा उसका डबल हो जाएंगे और ऑक्सीजन उसका हाफ हो जाएगा। दोनों मोल्स को मैंने ऐड कर दिया, ये टोटल मोल्स हैं जो गैस इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, और इसको मैंने वॉल्यूम में लेके जाना था तो बस मल्टीप्लाई बाय 24,000 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, V and Z are both element in period 3 of the periodic table. Each element form one stable ion that does not contain another element. The atomic radius of each element and the ionic radius of the ion described above is shown. देखो एटॉमिक रेडियस से ना आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट दोनों पीरियड 3 के हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होगा। तो वी और जी में बताओ किसका एटॉमिक साइज कम है? जी। बी। इसका मतलब ये हुआ कि वी पहले आ रहा है, जी बाद में आएगा। पहली बात तो ये समझ आ रही, इस तरह जी है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अच्छा, अब बेटा एक और चीज नोट करो, आपको पता है कि जो केटाइन का साइज होता है ना, केटाइन का, वो अपने पेरेंट या ओरिजिनल एटम के मुकाबले में छोटा होता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, आपके पास है ना, सपोज लिथियम है भाई, सपोज करते हैं लिथियम है, लिथियम के पास ना अभी 2 शेल हैं, लेकिन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास कितने शेल रह जाएंगे भाई? 1 शेल रह जाएगा। तो जो पॉजिटिव आयन होता है ना, पॉजिटिव आयन, उसका साइज अपने ओरिजिनल एटम के मुकाबले में छोटा होगा, और जो नेगेटिव आयन होता है ना, नेगेटिव आयन, उसका साइज अपने ओरिजिनल एटम के मुकाबले में बिगर होगा। जैसा कि आप समझ लो आपके पास ऑक्सीजन है भाई, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन। जब बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जो, तो शेल तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा ना, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा, साइज थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अब जरा इनके आयनिक रेडियस आप देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो एटम के मुकाबले में जो आयन है, आयन का साइज एटम के मुकाबले में बड़ा है छोटा है? सर छोटा है। आयन का साइज स्मॉल है, जिसका मतलब है वी आपका केटाइन बनाएगा। वी आपका क्या बनाएगा? केटाइन। ये आपका केटाइन बनाएगा, मतलब ये कोई मेटल होगा। और जी में देखो जो एटम का साइज है और जो आयन का साइज है, आयन का साइज इज बिगर, इसका मतलब ये आपका एनाइन बनाएगा। इट मींस कि ये कोई नॉन मेटल है ना। तो अब देखते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आयन ऑफ बी एंड जी हैव सेम नंबर ऑफ फुल इलेक्ट्रॉन शेल, बट इनके पास सेम नंबर ऑफ फुल इलेक्ट्रॉन शेल होंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं ना, एक पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जब ये मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम नहीं हो सकते। आयंस ऑफ जी आर पॉजिटिवली चार्ज, कह रहे जी पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं भाई, जी एनाइन है, नेगेटिवली चार्ज। अभी आपकी सारी डिटेल बताई कि एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में बिगर होता है। जी हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन वी, ये बात ठीक लग रही है भाई कि जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी। क्यों? जी नॉन मैटर है ना, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, आप सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। वी हैज मोर इलेक्ट्रॉन, नहीं भाई, वी के पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं ना। तो डी भी गलत है, सी इज द राइट आंसर कि जी हैज अ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन वी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, in group 2 of periodic table the properties of element and their compound show regular change down the group. Which property show a decrease from magnesium to barium? The thermal decomposition temperature of carbonate, बेटा कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? बढ़ती है, राइट? तो जब बढ़ती है तो सिर्फ आपको मोर सल्फेट्स की एनर्जी, डिक्रीज होती है। जी, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। तो अगर आप कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी की बात करो तो डीकंपोजिशन से मुराद यहाँ पर उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी, तो बेसिकली वो थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो ये आपकी बेटा इंक्रीज होगी, तो गलत हो गया। डीकंपोजिशन टेम्परेचर ऑफ नाइट्रेट, याद रखना जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना, वो कार्बोनेट्स की भी, नाइट्रेट्स की भी, सबकी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड भी बढ़ती है भाई, वो कह रहा है डिक्रीज का बताएं। तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी आप देखो ना, मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व हो जाता है वाटर में काफी हद तक, कैल्शियम सल्फेट्स काफी नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो बेरियम सल्फेट होगा ये तो लीस्ट सॉल्युबल है भाई, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन 24 पे देखें, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम
Be और beryllium compound are listed. अच्छा, मैं आपको इससे पहले एक चीज बताता हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रोडक्ट टेबल देखें। अच्छा, ये प्रोडक्ट टेबल में ये जो एलिमेंट्स बेटा आपको नजर आते हैं ना डायगोनल में, इसमें बोरॉन है, इसके डायगोनल में सिलिकॉन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह देखो ये ब्रिलियम है, ब्रिलियम के डायगोनल में क्या आ रहा है भाई, बताएंगे जरा, ब्रिलियम के डायगोनल में क्या आ रहा है? अगर ये ट्रांजिशन मेटल को हटा दे, नहीं सोडियम, अगर आप ये बेटा आगे एल्यूमिनियम, देख होते हैं, कौन सा आ रहा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम शाबाश सर। शाबाश। तो ये जो एलिमेंट्स डायगोनल में आ रहे होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक, ये तो नहीं मैं कहता कि 100%, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा कि जो ब्रिलियम है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किससे मिलती है? तो उसने एक ऑप्शन एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो आपने एल्यूमिनियम पर टिक करना है, क्योंकि ये डायगोनल में आ रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स डायगोनली होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक मिल रही होती हैं। सर केमिकल और फिजिकल दोनों सर? जी बेटा, केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज सर? बेटा कुछ प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल यस, लेकिन 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक उनमें सिमिलरिटी होती है केमिकल और फिजिकल दोनों में। अब देखो यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज, क्योंकि देखो ब्रिलियम, अब आपने कोई इसकी प्रॉपर्टीज अलहदा से नहीं पढ़ी हुई ना, तो इसलिए मैंने आपको ये एक हिंट दिया है। अब आप खुद गेस कीजिएगा कि क्या आंसर होगा। 4 properties of beryllium or a beryllium compound are listed. Which property is different from the property of magnesium or equivalent magnesium compound? या तो आपने उस पर टिक करना है कि जिसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से बिल्कुल डिफरेंट है या उसके इक्विवेलेंट है। ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए, बेरिलियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन व्हेन हीटेड इन एयर, मैग्नीशियम डज नॉट। बेटा ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? क्या मैग्नीशियम नहीं, का जब आप एयर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करता या करता है? नो सर, करता है। करता है, ये तो गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है ना। बेरिलियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, BeSO4 बनता है, और मैग्नीशियम डज नॉट, ये भी गलत है ना बेटा, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से यस रिएक्शन सर। करता है, ये भी गलत। बेरिलियम नाइट्रेट डिकम्पोज मेटल ऑक्साइड NO2O2, मैग्नीशियम नाइट्रेट डज नॉट, ये भी गलत है भाई। बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है मेटल ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। अच्छा यहाँ पर देखो, बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म फ्यूम्स ऑफ HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड डज नॉट। कैसे? MgCl2 को जब आप वाटर में डालते थे, याद है पीरियोडिसिटी के अंदर, तो मैं आपसे कहता था बस Mg2+ और 2Cl-, और pH हम क्या कहते थे? pH 6.5। लेकिन हम बेटा कोई रिएक्शन तो नहीं करवाते थे, सिर्फ आयंस बनाते थे, है ना, जिस तरह NaCl के आयंस बनते थे, याद है। लेकिन लेकिन मुझे क्या बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्या होता था जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डालते थे? ये जो एल्यूमिनियम आयन है, सर इसका पता नहीं, हाइड्रोजन एक लूज हो जाता है और वो Cl के साथ रिएक्ट जी करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता था, एल्यूमिनियम में ही होता था बेटा, कि आप इस तरह करते थे और एक HCl बनता था, HCl। तो बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब वाटर में डालते थे, वो वाटर से रिएक्शन करके HCl बनाता था और व्हाइट फ्यूम्स बनते थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एलिमेंट्स डायगोनल में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो क्या बेरिलियम क्लोराइड भी वही काम नहीं करेगा जो AlCl3 कर रहा है? बिल्कुल करेगा। तो बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म फ्यूम्स ऑफ HCl, MgCl2 डज नॉट, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ आयंस में जाता है, लेकिन बेरिलियम क्लोराइड वाटर से रिएक्शन करेगा और HCl के फ्यूम्स बनेंगे, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। तो इसको आपने हिंट, आप अगर ये सोच रहे हैं भाई ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा है, तो ये रिएक्शन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आपको उसने ये स्टेटमेंट खुद ही बता दी है कि बेरिलियम ना इस तरह वाटर से रिएक्शन करता है। तो क्या मैग्नीशियम करता है या नहीं करता? मैग्नीशियम नहीं करता, लेकिन हिंट के तौर पे मैंने आपको बता भी दिया कि ये अगर आप देखें तो एक तरीके से आपने इसी से मिलता जुलता रिएक्शन पढ़ा भी हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। अब बेटा ऑर्गेनिक एमसीक्यूज तो जरा देखने जल्दी से। विच टू फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर? देखो देखने में आपको लग रहा होगा कि पहला भी है, तो ऐसा नहीं है, आपको इसको ओपन करके ड्रॉ करना पड़ेगा। जो आंसर है ना वो डी है, वो बिल्कुल देखने में क्लियर है कि देखो इसका नाम है ब्यूटानोइक एसिड, ये ब्यूटानोइक एसिड, और इसको जरा आप देखो, अगर ये ऐसे है बेटा, ये इस कार्बन के साथ ना ये है 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, तो ब्यूटानोइक एसिड और 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, दिस इज द आंसर। सी इसलिए नहीं हो सकता बेटा कि सी में तो आपके पास वही पूरे नहीं है,
जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं है इसका। ये देखें, ये क्यों गलत है बी, चलें एक बता देता हूँ बी क्यों गलत है। बी में अगर आप बेटा ये वाला देखें ना, फर्स्ट वन, तो ये इसने दिया हुआ है CH3 CH COOH एंड CH3, ये, और ये भी वही चीज है भाई, ये भी वही चीज है, देखना जरा, इसके साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं ना। आपको अगर नहीं समझ आएगी तो आप इसको नाम दें, मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप इसको नाम देंगे बेटा तो ये ऐसे है, देखो ये ऐसे है, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, दिस इज द ब्रांच ना, ये ब्रांच है 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। और अगर आप इसको नाम दें, ये भी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड है, ये ब्रांच है, तो इसलिए ये सेम है भाई। इसलिए ए भी सेम है बेटा, ए भी सेम है, इस कार्बन के साथ देखो ये भी मिथाइल ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, और यहाँ पर भी, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाएं। विच रिएजेंट एंड कंडीशन वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल। आपने बेटा ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है। अब देखो 1 ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन हो रहा है अमोनिया के साथ ना, तो ये तो एमाइन बनाएगा भाई। 1 ब्रोमोब्यूटेन है CH3 CH2 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 और ये Br। अगर इसका रिएक्शन आप एमाइन से करवाएंगे तो ये तो बेटा आपके पास बनेगा ब्यूटाइल एमाइन या अमाइनो ब्यूटेन, है ना, वो तो नाइट्राइल बना रहा है, तो इससे तो ये बनेगा CH3 CH2 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 NH2, ये बन रहा है आपके पास। अगर आप बी को देखें, बी में 1 ब्रोमोप्रोपेन और साइनाइड के साथ, अब देखिए आपको पता है कि जब भी CN से रिएक्शन होता है तो एक कार्बन बढ़ जाता है। अभी यहाँ 3 कार्बन है ना प्रोपेन, तो एक साइनाइड वाला कार्बन आएगा तो ये कार्बन भी बढ़ जाएगा, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, इस ये बेटा आंसर होगा आपका। देखो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन और इसका रिएक्शन KCN के साथ करवा रहे हैं ना, तो ये KBr निकल जाएगा और CN इसकी जगह आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CN, ये है जी आपके पास, देखें ये बन रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। तीसरे में क्या हो रहा है, प्रोपानल एल्डिहाइड का HCN से रिएक्शन कर रहा है, तो ये तो बेटा आपके पास हाइड्रोक्सी वो बनेगा ना। अगर मैं आपको सी वाला रिएक्शन करा के दिखाऊं तो सी में ये बनेगा बेटा, ये प्रोपानल है आपके पास, देखो इसमें आप HCN ऐड कर रहे हो ना अगर, तो ये 2 हाइड्रोक्सी मिनिमल के, ये H इधर जाएगा और ये CN इधर आ जाएगा, CH3 CH2 CHOH एंड CN, यस 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल, ये बेटा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल बन रहा है, वो सिर्फ नाइट्राइल का कह रहा था। और इसी तरह अगर प्रोपानन में करेंगे तो प्रोपानन के अंदर भी बेटा आपने HCN डालेंगे तो आपके पास हाइड्रोक्सी भी लगेगा, जो कि गलत है। 27 जी बेटा, जरा 27 को आप लोग करें ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को चलें यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। वो कह रहे जी कि कंपाउंड XC7H13Br रिएक्ट विद हॉट एथेनोलिक NaOH, मतलब ये एलिमिनेशन की तरफ जा रहा है भाई। हॉट एथेनोलिक मेटल, आपको कहा है ना अल्कोहलिक मेटल हाइड्रोक्साइड फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन के लिए आपको रूल पता है कि अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालने। सिंपल सी इक्वेशन से पहले समझा देता हूँ, ये है ना, अगर तो आपने ये अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से ये आपने एक हाइड्रोजन निकालना होगा, और अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड ड्रॉ करना होगा। तो अगर आप बेटा ऑप्शन ए की तरफ आते हैं, अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है, क्या जब रिएक्शन होगा ना, जब आपके पास 2 कंपाउंड्स बनेंगे Y एंड Z, Y और Z 2 कंपाउंड बनेंगे ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन, फिर वो जो कंपाउंड बने अगर आप उसमें ब्रोमीन ऐड करें तो Y आपको एक और प्रोडक्ट देगा जिसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, और जबकि ब्रोमीन जो है आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देगा जिसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, मतलब कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो व्हाट कुड बी X। तो अब इस तरह करते हैं, ए को जरा स्टार्ट करते हैं, ऐसे कर लेते हैं जी, ये आपका ब्रोमीन, दिस इज अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन है भाई, दिस इज योर बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो योर बीटा कार्बन, और ये भी बेटा आपका बीटा कार्बन है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया है कि रूल ये है कि अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये नहीं बनती क्या बेटा, एक पॉसिबिलिटी ये नहीं बनती क्या कि यहां से HBr निकाल लिया जाए, है ना। तो अगर यहां से HBr निकाल लिया जाए तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, CH2, है ना,
बेटा बेटा कंफर्म करें कि एक पॉसिबिलिटी ये बनती है ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी जरा चेक कीजिएगा। बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप इस बीटा कार्बन से निकालो भाई, यहां से। तो अगर यहां से निकालोगे तो आपके पास फिर बनेगा ये यहां पर मिथाइल ऐसे ही रहेगा और इधर बेटा आपके पास डबल बॉन्ड आएगा ऐसे। अच्छा ये दोनों आइडेंटिकल हैं, अगर आप यहां से भी निकालोगे तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए यहां से करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो सेम है, सेम सेम बनेगा। डबल बॉन्ड इधर लगाओ या इधर लगाओ, एक ही बात है। तो अब ये दो आपके पास बन गए, एक एक्स है और एक वाई और एक जी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप इसमें ब्रोमीन ऐड करो भाई, कह रहा है अब इसमें ब्रोमीन ऐड करो दोनों में। जब मैं इसमें ब्रोमीन ऐड करूंगा तो देखो इसमें क्या होगा, जब ब्रोमीन ऐड होगी तो एक ब्रोमीन बेटा इस कार्बन पर आएगी, एक इस कार्बन पर, तो आपके पास बनेगा CH2Br और एक बनेगा यहां Br। बताएं जी कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? बोलिएगा। ये तो नहीं हो सकते ना, ये तो कायरल नहीं हो सकते, ये जंक्शन ये जी CH2 सर। CH2 बट ये भी कायरल नहीं है, दिस इज नॉट कायरल। क्यों? एक ब्रोमीन लगा हुआ है, एक CH2Br लगा हुआ है, लेकिन राइट लेफ्ट पर सारे ग्रुप सेम लगे हुए हैं, है ना। जी सर। तो यस ये सर। कायरल नहीं है, इसमें तो कोई कायरल नहीं है। अब जरा दूसरे की ब्रोमिनेशन करते हैं, कह रहे दूसरे के अंदर भी आप ब्रोमीन ऐड करो एक्सेस में, तो क्या होगा, एक ब्रोमीन इधर आएगा एक ब्रोमीन इधर आएगा। तो जरा देखिएगा बेटा दूसरे में क्या बनता है आपके पास, ये बन गया CH3, ये बेटा आपके पास बन गया Br, और इसी तरह बेटा यहां पर भी आपके पास बन जाएगा Br और यहाँ H भी लगा हुआ है। अब देखो यहां पर आपको दो कायरल मिल रहे हैं, ये तो कायरल नहीं है ना, ये तो जंक्शन तो, लेकिन दिस कार्बन इज कायरल। क्यों? एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है, नीचे देखो CH2 लगा हुआ है और ऊपर CBr CH3 लगा हुआ है, तो एक ये कायरल हो गया। और क्या ये भी कायरल है या नहीं बेटा, ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, एक ये ब्रोमीन एक जी ये सर। मिथाइल, इधर CH2 और उस साइड पर CH2 नहीं है, तो इसलिए यहां पर दो कायरल कार्बन है, तो इसके चार ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। देखो ना, चार ऑप्टिकल आइसोमर्स किसके बन रहे हैं, वाई के, ये वाई हो गया आपका और ये आपका जी हो गया, जी के अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो बेटा इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी आप बी में देखो, तो बी क्यों मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, बी में तो आप जब एलिमिनेशन करोगे तो दो प्रोडक्ट्स ही नहीं बनेंगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों भला, कैसे, ये बता दे, बी में क्यों एक प्रोडक्ट बनेगा, ये बता दे। सर सिर्फ एक बीटा कार्बन है ना भाई, देखो दो प्रोडक्ट्स वहां बनते हैं ना जहां दो बीटा कार्बन हो। अब CH2Br में अगर आप देखो तो आपने अल्फा कार्बन से क्या करना है जी, ये हेलोजन निकालना है, बीटा कार्बन ये एक ही है, तो बस ये एक ही यहां पर बनेगा, तो दूसरा तो ऑप्शन नहीं है, तो बी को तो इसलिए हम निकाल देते हैं। एक आंसर तो ए है, लेकिन सी और डी में से एक मैं आपको चेक करवा देता हूं कि ये क्यों रॉन्ग है। कौन सा बेटा चेक कर लें, सी और डी में से, सी कर लें या डी? सी। सी सर। सी कर लेते, चलें सी सी हम चेक करके देखते हैं कि सी क्यों रॉन्ग है। इसमें ये आपके पास इस तरह है भाई, एक CH3 और Br, ये बेटा आपके पास आ गया CH3 और ये आपके पास आ गया Br। इसमें देखो ये CH2 और ये है आपके पास CH। अब देखिए यहां पर ये आपका अल्फा कार्बन है, राइट, ये आपका बीटा कार्बन है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि यहां से ये निकल जाए, तो एक तो ये बनेगा बेटा, ये बनेगा आपके पास ऐसे। अच्छा दूसरा ये होगा बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहां से Br निकालो, दिस इज अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन ये है ना बेटा, ये वाला, यहां से H निकालो, है ना। Yes, sir. तो आपके पास अब ये ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा ऐसे। अच्छा जी, अब बेटा देखते हैं, अब इसमें ब्रोमीन ऐड कर दो, इसमें भी और इसमें भी।
इसमें जब आप ब्रोमीन ऐड करोगे H और Br, H और Br, बेटा कितने कायरल कार्बन है जी इसमें? बोलिएगा कितने कायरल कार्बन है इसमें? कितने कायरल कार्बन है भाई इसमें? 2। 2। तो इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर बन गए, चलो ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि एक के 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे और दूसरे के नहीं बनेंगे। हम दूसरे को भी चेक करते हैं। दूसरे में जब ब्रोमीन ऐड करोगे तो क्या बेटा इसके अंदर भी 2 कायरल कार्बन नहीं है क्या? जी सर। तो वो तो कह रहा है कि आपके पास एक के 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे और दूसरे के नहीं बनने चाहिए। यहाँ दोनों के बन रहे हैं 4-4, यहाँ टोटल 8 बन रहे हैं, इसलिए सी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है जी बेटा। सर जो ऊपर वाला है उसके अंदर जहाँ पे CH3 का ये नहीं यही इसी पे जो पहला आपने एक आइसोमर बनाया राइट आफ्टर एडिंग Br2 aren't there supposed to be 3 chiral carbons? एक CH3 जिस पे लगा हुआ कार्बन वो भी नहीं होगा? वो भी है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता ना बेटा, ये भी है, बिल्कुल या ठीक है। तो ये इसलिए आपका रॉन्ग हो गया। गुड बेटा, गुड। अच्छा जी, अब आ जाएं अपने उसी पर क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर हमने ए कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28। सर क्वेश्चन है जी बेटा पूछो। सर, जो आपने फॉर्मूला बताया था कि 2 to the power of n जो था स्टीरियो आइसोमर्स के लिए, सर जी वो जी सिर्फ जी। ओपन चेन के लिए होता है? देखो नहीं, वो होता है उन तमाम कंपाउंड्स के लिए जहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर हो। स्टीरियोजेनिक सेंटर मीन कि या तो वहां पर कायरल कार्बन हो या सिस ट्रांस बनता हो। ओपन चेन और क्लोज चेन का इससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर। तो फिर आपने बताया था कि 2 to the power n-1 तब लगता है जब टर्मिनल एंड सेम ना हो। जब आपके सिमेट्रिकल एल्कीन्स हो तब आप वो लगाते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक ठीक है। यू। अच्छा बेटा, आप देखिएगा नेक्स्ट 28। ये एक कंपाउंड है। When illudine S is heated under reflux with an excess of acidified potassium dichromate, compound M is formed. ये बेटा इलुडीन है। पहले तो इसमें ढूंढे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं जी। अच्छा, लेकिन ऐसे फंक्शनल ग्रुप ढूंढे जिनको ये टारगेट कर सकता है। KMNO4, K2Cr2O7 सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो, क्या क्या इस एल्कीन की ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट से हो सकती है? जरा बोलिएगा। जी नहीं सर। सर। नो नहीं हो सर। सकती। एल्कीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप ओनली एसिडिफाइड KMNO4 यूज करते हो, K2Cr2O7 यूज नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसलिए K2Cr2O7 इसको बिल्कुल टारगेट नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात, कीटोन, क्या कीटोन की ऑक्सीडेशन हो सकती है K2Cr2O7 से? यस सर। कैसे हो सकती है भाई? कहां पढ़ा है कीटोन की ऑक्सीडेशन बाय? कीटोन को तो ना KMNO4 ऑक्सीडाइज कर सकता है, ना K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता। पता है कौन कर सकता है? सिर्फ आयोडोफॉर्म। सिर्फ आयोडोफॉर्म कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो कीटोन को भी बेटा यहां पर रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जो रिएक्शन होगा वो कहां होगा? एक यहां होगा और एक इस अल्कोहल पर होगा। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल। क्या इस अल्कोहल पर रिएक्शन होगा बेटा? दिस वन। ये टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, तो ये एज इट इज रहेगा। तो पहली बात तो ये बेटा मुझे ये बताएं कि आपको ये पहले अंडरस्टैंड करना है कि जो K2Cr2O7 है ये इन दो जगह पर रिएक्शन करेगा। ये बात ठीक है? जी सर सर। इन दोनों सर प्राइमरी और सेकेंडरी को फिर KMNO4 भी कर सकता है राइट? जी बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता ओके। है। लेकिन कीटोन को ना KMNO4 कर सकता है, ना K2Cr2O7 कर सकता है। ठीक है ना? और टर्शियरी अल्कोहल को कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन हैज नो हाइड्रोजन। अब बेटा आप ये बताओ कि जब ये सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो ये किसमें जाएगा? जल्दी से बोलो। कीटोन। 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 कीटोन में जाएगा। तो बेटा इसका जरा कीटोन में अगर इसी के ऊपर बना दूं, क्योंकि इसको दोबारा ड्रॉ करना काफी मुश्किल होगा। अगर कीटोन यहीं पर बना देंगे और ये H मिटा दिए जी, ठीक है ना? H मिटा दिए, और ये प्राइमरी अल्कोहल बताएं किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा यहां पर भी इस तरह करते हैं हम, C डबल बॉन्ड OOH कर देते हैं। अब बेटा आप सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट कर लो कि इसमें कितने एटम्स हैं। चलिए मैं आपको हेल्प करता हूं। पहले कार्बन देखते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कार्बन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बारी आ गई है। तो एक हाइड्रोजन ये है 1 2 3 4 5 5 के बाद जी ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेक करें जी कितने आ रहे हैं। C16 हो गए, ठीक है ना, हाइड्रोजन 16 है। और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन को आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5, तो ये आपका ये बन रहा है C15H16O5। तो पहले बेटा आपको रिएक्शन करना है और रिएक्शन के बाद आपको हाइड्रोजन बड़े ध्यान के साथ करना होगा, अदरवाइज गलती कर देंगे इसमें। सर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? एक तो अल्कोहल को कर सकता है, दूसरा एल्डिहाइड को भी कर सकता है। देखो मेरी बात सुनो, अल्कोहल को तो करेगा, एल्डिहाइड के लिए हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से पढ़े थे वैसे, टॉलेंस रिएजेंट और वो पेरिंग सॉल्यूशन। और वहां मैंने लिखवाया था दीज आर द माइल्ड, बहुत वीक है। तो भाई अगर वीक कर सकता है तो K2Cr2O7 और KMnO4 भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? यस सर कर सकते कर हैं। सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, लेकिन अल्कीन को कोई ये नहीं कर सकते बेटा, याद रखना। अल्कीन को अगर आपने ऑक्सीडाइज करना है तो आपको एसिडिफाइड KMnO4 लेना होगा। अच्छा, साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन 6 मेंबर रिंग ऑफ कार्बन एटम, ये जी ऐसे है। तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो इसमें 6 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इस तरह ये 6 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, C6H10। It has several structural isomers that are straight chain alkenes. The number of double bonds in each of these molecules is P. ये P क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है ओपन चेन में। What is the shape of cyclohexene? अच्छा पहले ये बताओ, बट आपको ये पता है कि जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है, जब कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, जैसा कि हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था CH4, क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल था या नॉन प्लेनर था? इसका एक एटम आउट ऑफ प्लेन जा रहा था, नॉन प्लेनर। CH4। ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, याद रखिए। एक सिंपल सी निशानी बता देता हूं, जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो नॉन प्लेनर होगा भाई। जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो नॉन प्लेनर। लेकिन ये बताएं कि अगर इस तरह हो, ये आपके पास प्लेनर मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर, दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब ये है बेटा कि अगर आप इसको किसी फ्लैट सरफेस पर रखो ना, इस मॉलिक्यूल को, ये जो मैंने यहाँ पर मेथानल बनाया है, इसको किसी फ्लैट सरफेस पर रखो तो इसके तमाम एटम्स उस फ्लैट सरफेस को टच करेंगे। तो उससे सिंपल सी निशानी क्या है कि जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है वो प्लेनर होता है, और sp2 कब होता है, जब वो एक डबल बॉन्ड बना रहा होगा। तो ये बताओ कि वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ साइक्लोहेक्सीन, क्या ये साइक्लोहेक्सीन में जितने कार्बन एटम है 6 के 6, क्या ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, या 2 इसमें sp2 हैं और बाकी सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, है ना? तो अब ये बताओ कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या प्लेनर हो सकते हैं? जी बेटा, नहीं सर। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। याद रखिएगा, जब भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो कभी भी प्लेनर नहीं होगा, और जब भी कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा वो प्लेनर होगा, या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा फिर भी वो प्लेनर होगा। तो एक तो बेटा आपको समझ आ गई कि ये नॉन प्लेनर है। दूसरा आपने बताना है C6H10 जो है, अगर आप इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें डबल बॉन्ड्स कितने आते हैं? देखो वैसे तो अगर एक एक डबल बॉन्ड होता तो फॉर्मूला होना था C6H12 ना, अगर एक डबल बॉन्ड होता ना तो फॉर्मूला होना था C6H12, लेकिन 2 हाइड्रोजन कम है तो इसका मतलब है इसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे, कहीं पर भी लगा दें। सिर्फ आपने चेक करना है कि आया आपका फॉर्मूला इससे जस्टिफाई हो रहा है। जरा हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन सर नंबर ये 30 नॉन देखिए प्लेनर कैसे हमने डिटरमाइन किया, एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं? बेटा, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो नॉन प्लेनर होगा। अगर तो इस तरह होता ना, वो आपसे इथीन पूछ रहा होता, इथीन की ये प्लेनर मॉलिक्यूल है नॉन प्लेनर, तो मैंने सिर्फ चेक करना था कि कार्बन के जितने भी कार्बन हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है,
और अगर कार्बन sp3 लेकिन हाइब्रिडाइज, जी सर इसमें sp2 भी sp3 भी है दो तो ये तो जो ठीक है ना, इसमें ये दो एटम्स प्लेनर है, इसमें ये दो एटम्स प्लेनर है बस आपके, जो sp2 वाले, पूरा मॉलिक्यूल तो प्लेनर नहीं है ना, वो तो पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। लेकिन हमें पता कैसे चला कि पूरा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है अगर इसके अंदर मुख्तलिफ वो है हाइब्रिडाइजेशन। बेटा एक भी एटम आउट ऑफ प्लेन आएगा तो वो नॉन प्लेनर नहीं बन जाएगा क्या? प्लेनर का क्या मतलब होता है कि आप किसी मॉलिक्यूल को किसी प्लेन सरफेस पर रखें तो तमाम एटम्स उस प्लेन सरफेस पर टच हो। अब अगर आप या इस साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल को रखेंगे ना, इस साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल को किसी प्लेन सरफेस पर रखें तो सिर्फ ये एटम्स प्लेन सरफेस को टच कर रहे होंगे, और ये कार्बन भी, लेकिन जो कार्बन के हाइड्रोजन है वो आउट ऑफ प्लेन जा रहे होंगे ये वाले, तो ये नॉन प्लेनर हुआ। एक भी एटम आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो वो नॉन प्लेनर है, जैसा कि मीथेन, मीथेन को आप नॉन प्लेनर क्यों कहते हैं? ये तीन एटम्स तो प्लेन में है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर बन जाता है फिर। ओके ओके सर थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 पर आए। Exhaust gases from internal combustion engine are made less harmful by passing them through a catalytic converter. A number of reaction takes place in the catalytic converter. Two such reactions are described in the table. अच्छा, पहले तो ये बताएं कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये होमोजेनियस कैटालिसिस है या हेट्रोजेनियस? इसमें होता क्या है बेटा कि हार्मफुल हेट्रो गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये हार्मलेस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और N2 में जाएगा, प्लेडियम इज द कैटलिस्ट। तो बताएं ये होमोजेनियस कैटालिसिस या हेट्रोजेनियस? हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस क्यों? जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है प्लेडियम, जो रिएक्टेंट्स है उनकी गैसियस फेज है। तो अगर कैटलिस्ट और आपके रिएक्टेंट्स की फेज डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो उसको आप कहती हैं कि ये हेट्रोजेनियस कैटालिसिस है। ठीक है, ये तो इससे हट के क्वेश्चन था। अच्छा, ये जो गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है बेटा, ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो कह रहा है द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट रिमूव्स द कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड किस में जा रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है ना इसकी, एक और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट रिमूव्स अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। देखो बाज दफा इस तरह होता है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हैं, मतलब पेट्रोल बर्न ही नहीं हुआ ना, C8H18, तो अगर ये C8H18 ऐसे ही एटमॉस्फेयर में जाएगा तो इसका क्या नुकसान है पता है? ये जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ मिलकर फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करते हैं, जिसको आप PAN कहते हैं। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है, कैटालिटिक कन्वर्टर इनको भी बर्न करता है। इनको कैसे बर्न करेगा? इनको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चले जाएंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन दैट रिमूव्स अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या होगा बेटा? अगर C8H18 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जा रहा है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर दो काम करता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को भी ऑक्सीडाइज करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में रिडक्शन। इसमें रिडक्शन हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखें। विच कंपाउंड रिएक्ट most rapidly with aqueous silver nitrate by SN1। SN1 का मतलब है पहली बात कि टर्शरी होगा, SN1 का मतलब है टर्शरी। और देखो सिल्वर नाइट्रेट के साथ मोस्ट रैपिडली रिएक्शन वो करेगा कि जहां पर ना देखो बॉन्ड बना होगा ना, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन। आपको पता है कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड लॉन्गर है, इसकी लेंथ ज्यादा है ना, तो ये वीकर है, सबसे जल्दी टूटेगा। सबसे वीक बॉन्ड कार्बन आयोडीन है ना, तो ये सबसे जल्दी टूटेगा भाई, क्योंकि आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो AgI जल्दी बनेगा। तो एक तो आपने ये देखना है कि जो रैपिडली का वो कह रहा है, रैपिडली कि अगर कहीं पर आयोडीन है तो वो आपका होगा, और SN1 से आपने बेटा टर्शरी को आइडेंटिफाई करना है। दो चीजें देखनी है इसमें। तो 1 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन, सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं मेरा ख्याल है। 1 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन, ये जी, ये तो बेटा आपका प्राइमरी है। एक तो ये SN1 नहीं देगा ना, दिस इज प्राइमरी हेलोजन एल्केन, और दूसरा इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो ए तो नहीं है। 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपेन, पहले 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपेन है तो टर्शरी, लेकिन ये इतना रैपिडली नहीं देगा जितना जितना रैपिडली ये देगा 2 आयोडो मिथाइल प्रोपेन। देखो
बेटा जरा इसको देखें ना, 2 आयोडोमिथाइल प्रोपेन, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन है आपका, ये 2 मिथाइल है, और ये टर्शरी भी है और कार्बन आयोडीन बॉन्ड भी वीक है, तो ये रैपिडली आपको प्रेसिपिटेट बनाकर देगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा इसमें वो क्या होगा, डी। डी इज द राइट आंसर बेटा। अच्छा नेक्स्ट, टार्टारिक एसिड इज फाउंड इन मेनी प्लांट्स। अच्छा जी, टार्टारिक एसिड में देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, मेरा ख्याल है कार्बोक्सिलिक एसिड है ऐसे, फिर बेटा इसमें एक अल्कोहल है, और फिर इसमें दोबारा अल्कोहल डायोल है, और देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है सैंपल ऑफ टार्टारिक एसिड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ LiAlH4। बेटा जब इसको LiAlH4 से रिएक्शन करवाओगे ना, पता क्या होगा, LiAlH4 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है, पता है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा। तो ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिडक्शन होती है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, तो आपके पास बनेगा CH2OH, CHOH, CHOH, ये सारे अल्कोहल बन गए भैया। और व्हाट हैपेंस व्हेन NaOH इज एडेड, अच्छा याद रखें ये अब आपका J बन गया, दिस इज J। बेटा जब आप NaOH का रिएक्शन करवाएंगे तो याद रखना NaOH कभी भी अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता बेटा। अल्कोहल किससे रिएक्शन करता है, ग्रुप 1 के मेटल से रिएक्शन कर लेता है। अल्कोहल रिएक्ट्स विद ग्रुप 1 मेटल, लेकिन NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन NaOH इज एडेड टू सेपरेट सैंपल ऑफ टार्टारिक एसिड एंड J। अच्छा ये देखें, अगर आप NaOH को इधर डालते हैं ना बेटा, इधर और इधर, अब दो डिफरेंट चीजें, टार्टारिक एसिड ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसका रिएक्शन होगा, लेकिन NaOH का रिएक्शन अल्कोहल से नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि अल्कोहल्स वीक एसिड है, ये NaOH से रिएक्शन नहीं करते। लेकिन टार्टारिक एसिड बेटा रिएक्शन करेगा, और ये Na इस H की जगह आ जाएगा, ये Na इस H की जगह आएगा। तो क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन NaOH इज एडेड टू सेपरेट सैंपल ऑफ टार्टारिक एसिड एंड J, बोथ रिएक्ट, गलत, ओनली टार्टारिक एसिड रिएक्ट, सिर्फ टार्टारिक एसिड रिएक्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, सिट्रिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्राइकार्बोलिक एसिड इनटू 2 स्टेजेस, एंड इंटरमीडिएट Q इज फॉर्म्ड। अब देखिए इसमें फर्क क्या आ रहा है, पहले ये सोचें, फर्क ये आ रहा है कि यहाँ अल्कोहल था, यहाँ अल्कोहल नहीं है। अभी आपको अच्छा आइडिया नहीं होगा तो आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। देखें, अल्कोहल को खत्म किया जी उसने, और ये भी नहीं किया कि अल्कोहल की जगह कोई Br लग गया, ऐसा भी नहीं है ना। तो अल्कोहल खत्म करने का क्या तरीका है, आप डिहाइड्रेशन करें भाई, आपने डिहाइड्रेशन की होगी। जब डिहाइड्रेशन करेंगे ना तो ये होगा बेटा कि आप अगर इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं ना बेटा, तो ये अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपके पास Q ये बनेगा, देखो CH2 COOH, और इसमें होगा C डबल बॉन्ड CH COOH। अब दूसरे में क्या होगा, वो बेटा रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन देखो ना, आगे हाइड्रोजन ऐड हो। याद रखना अल्कीन की रिडक्शन कौन कर सकता है बेटा, अल्कीन को LiAlH4 रिड्यूस करता है या H2 इन निकल कैटलिस्ट, तो याद रखना अल्कीन को H2 और निकल कैटलिस्ट रिड्यूस करेगा। तो अब इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो एक हाइड्रोजन बेटा इधर आ जाएगा आपके पास, ये एक तो पहले से लगा हुआ है ना, तो एक और हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप 1 में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और स्टेज 2 के अंदर निकल और हाइड्रोजन गैस आपने ऐड करनी है, फिर आपके पास ये चीज बनेगी। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या हुआ, ए इज द राइट आंसर। Structural and stereoisomer should be considered when answering this question. P has the molecular formula C5H10O। पहले इसको जरा हमें अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी इसकी। ये देखिएगा जी जरा, कह रहा है कि C5H10O P produces an orange precipitate with 2,4-DNPH, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड से मुराद मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन है। तो अब बेटा आप आपको C5H10O में बताना है कि ये क्या होगा, मतलब इसके कितने आइसोमर बनेंगे, सॉरी, C5H10O इस कार्बोनाइल
इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन। वो कह रहा है हाउ मेनी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, तो आपने एल्डिहाइड कीटोन मिलाकर बताना है। तो एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले ये देखिएगा, एल्डिहाइड 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, ये एक एल्डिहाइड बन गया, पेंटानल, इसका नाम है पेंटानल। अब इसमें ब्रांचिंग करते हैं बेटा। देखो ये आपके पास है ना, यहाँ पर 5 कार्बन है, तो इसमें ब्रांचिंग करते हैं 1 2 3 4, और एक कार्बन इधर लगा दी। ये क्या बन गया आपके पास, 2 मिथाइल ब्यूटानल, 2 मिथाइल ब्यूटानल। फिर क्या करें बेटा, इस तरह करते हैं कि इसी कार्बन को ना, ये जो मैंने ब्रांच नहीं बनाई, इसको एक कार्बन आगे लेके जाता हूं मैं, 1 2 3 4 इधर। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटानल, 3 मिथाइल ब्यूटानल। आपको पता है एल्डिहाइड में हम सी डबल बॉन्ड OH को तो मूव नहीं कर सकते। आगे चलते हैं जी, और इसमें आप एक और भी बना सकते हैं। 1 2 3, ये देखें जी, ये भी बन सकता है ना, ये भी तो बन सकता है भाई। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपानल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपानल, ये बन गया। अब जरा आते हैं जी कीटोन की तरफ ना, CH3 5 कार्बन वाला, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, ये आपका बन गया जी पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, सॉरी, पेंटेन 3 ऑन। फिर कार्बोनाइल को मूव करवाओ, सेकंड कार्बन पर ले आओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, ये बन जाएगा पेंटेन 2 ऑन। आगे चलते हैं जी, अब इसमें ब्रांचिंग करते हैं बेटा, 1 2 3 4, ये कर दिया जी, ये होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। कितने बन गए जी, जरा काउंट करें। 7. लेकिन है 8, 8वां आप बताएंगे, 8 आइसोमर बनेंगे, 8वां आप लोग बताएं, शाबाश बेटा, 8वां आप लोग बताइएगा, हरी अप। 1 3 मिथाइल नहीं, 1 पे ब्रांच नहीं होती बेटा, इसका मिरर इमेज, तो ये 2 हो गए। ये कायरल कार्बन है या नहीं है भाई, बोलो। जी Yes, सर. sir. तो इसका मिरर इमेज होगा, तो देखो एक, इसके 2 बनेंगे, तो ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना। तो ये आपके 8 आइसोमर बन रहे हैं। तो ये जो मिरर इमेज वाला है, ये बच्चे भूल जाते हैं। सर जी बेटा, हमें तो सीआई में जगह तो हमें सिर्फ इतना कम मिलेंगे तो हम इस नहीं सारी बेटा हो गए, वर्किंग नहीं नहीं, कंप्लीट कर आखिरी 2 3 पेज खाली होते हैं, आखिरी 2 3 पेज खाली होते हैं, इसमें भी होंगे, देखिएगा। ठीक है. अच्छा भी आगे चलते हैं। 2 आइसोमेरिक अल्कोहल WNX have molecular formula C4H9OH. W is oxidized to carbonyl compound Y. अच्छा, W जो है ना बेटा, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बोनाइल कंपाउंड Y में, जिसमें फेलिंग सोल्यूशन है। अब जरा गेस करो कि W तो एल्डिहाइड होगा ना बेटा, W आपका जी एल्डिहाइड सर. है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होकर, सॉरी, Y इज एल्डिहाइड, क्योंकि कह रहे W is oxidized to carbonyl compound Y which gives the red precipitate with failing solution. तो Y आपका एल्डिहाइड है, और X कह रहा है X is oxidized to carbonyl compound Z, और Z आपका ना एल्डिहाइड है, Z is not aldehyde, not aldehyde, ठीक है। कह रहा है कि फिर आगे क्या कह रहा है कि which of W and X gives a yellow precipitate with alkaline, मतलब आयोडोफॉर्म कौन देगा, X, W और X में से। अच्छा, इसने यहां पर हमें, ठीक है जी, देखिए बेटा W के बारे में ना 4 कार्बन है इसमें, एक तो ये ध्यान में रहे कि 4 कार्बन है W और X में। तो अगर आप 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाओ ना, CH3 CH2
बल्कि इसकी पहले ऑक्सीडेशन हो रही है और देन ये बन रहा है CH2OH। पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये आपका W है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो तब आपके पास बनेगा इधर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बनेगा। या आप इसमें ब्रांचिंग कर लो, आप इसमें ब्रांचिंग कर लो। लेकिन ये बताओ कि ये W जो है, W क्या ये आपको आयोडो फॉर्म दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये मुझे बताएं। W आपको क्या आयोडो फॉर्म देगा या नहीं देगा? देखो Y इज एल्डिहाइड ना, Y किससे बन रहा है? W से बन रहा है। Y आपके पास 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो जाहिर बात है अल्कोहल में भी 4 कार्बन होंगे। तो आप मुझे फिर 4 कार्बन वाला कोई ऐसा अल्कोहल बनाकर दो ना, 4 कार्बन वाला कोई ऐसा अल्कोहल बना के दो कि जो आयोडो फॉर्म दे सकता हो और जिसकी ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड भी बनाए। तो ऐसा नहीं है, आप कहेंगे कि W आपको आयोडो फॉर्म नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसे अल्कोहल्स, कौन से अल्कोहल्स आयोडो फॉर्म देते हैं? सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में एथानॉल, और सेकेंडरी अल्कोहल में वो अल्कोहल जिनमें OH सेकंड कार्बन पर होता है। तो देखो W क्या आयोडो फॉर्म देगा या नहीं देगा? बेटा मुझे आंसर दें इसका। नो सर। W नहीं देगा। अब जरा हम Z को चेक करते हैं। कह रहे कि X इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोनाइल कंपाउंड Z। अच्छा, Z इज कीटोन, ये बात ज़हन में रखें, Z इज कीटोन। क्यों कह रहे कि X को आपने ऑक्सीडाइज किया कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो Z है तो कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं दे रहा तो फिर कीटोन होगा ना। तो अब आपने बेटा ये देखना है कि जो कीटोन है, कीटोन हाँ, X is oxidized to carbonyl compound Z which does not give a red precipitate with Fehling solution। ये आपका बेटा कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, 4 कार्बन है ना बेटा, तो ये ब्यूटेन 2 ऑन बनेगा। अब इसमें ऐसा कौन सा अल्कोहल है जिसकी ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन बनता है, ये मुझे बताएं। सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में भी बेटा OH सेकंड कार्बन पर आपको डालना होगा, तब आपके पास कीटोन बनेगा। तो बताओ, ये जो आयोडोफॉर्म, ये जो आपके पास यहाँ पर अब X बना है, X ये कीटोन है, राइट? और ये कीटोन किसकी ऑक्सीडेशन से बना है? ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बना है। और आपको अल्कोहल ऐसा लेना पड़ेगा जिससे 4 कार्बन वाला कीटोन बने ना, मतलब सेकंड कार्बन पर C डबल बॉन्ड O आए। तो डेफिनेटली आपको ऐसा अल्कोहल चूज करना पड़ेगा जिसमें OH सेकंड कार्बन पर आए। तो ये जो अल्कोहल है X, क्या ये आयोडो फॉर्म देगा या नहीं देगा? देगा। देगा। तो बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये आपका आंसर होगा X। फिर सुन लें क्या करना है आपने। W और X है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9 है। W को ऑक्सीडाइज किया, कार्बोनाइल कंपाउंड में गया, एल्डिहाइड बना। X को ऑक्सीडाइज किया, वो कार्बोनाइल कंपाउंड में गया, लेकिन एल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन है। तो Z इज कीटोन, Y इज एल्डिहाइड। ठीक है, Z इज कीटोन, Y इज एल्डिहाइड। अब Y भी अल्कोहल से बन रहा है, Z भी अल्कोहल से, Y भी अल्कोहल से बन रहा है, Z भी अल्कोहल से बन रहा है। ठीक है जी। तो ये जो आपके पास Y है, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल से बन रहा है, लेकिन दिस इज नॉट एथानॉल। और जो आपके पास बेटा यहाँ पर Z है, Z ये आपका कीटोन है और ये भी अल्कोहल से बन रहा है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा। और 4 कार्बन वाला अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल बेटा बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए टर्शियरी अल्कोहल की तो ऑक्सीडेशन नहीं होती ना, तो आपको मजबूरन सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाना पड़ेगा, और फिर आपको OH सेकंड कार्बन पर डालना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही तो कार्बन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए जिन अल्कोहल्स में OH सेकंड कार्बन पर आता है वो आयोडो फॉर्म देते हैं, तो इसलिए X आपको आयोडो फॉर्म देगा, W आपको आयोडो फॉर्म नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एस्टर इथाइल ब्यूटानोएट CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH2 CH3, इसकी बेटा बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो आपके पास क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, और साथ में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2 OH। ठीक है, तो एस्टर इथाइल ब्यूटानोएट की बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी। तो व्हाट सब्सटेंस इज प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? सोडियम ब्यूटानोएट। एक तो ए बनेगा, और बस ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इसमें एक चीज समझने वाली है बड़ा, एक होता है कि 1 मोल ऑफ गैस एट RTP, इसका कितना वॉल्यूम होता है? बताए 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज होती है 1 मोल ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बेटा 0 डिग्री।
तो 1 मोल गैस एसटीपी पर पता कितना होगा? 1 मिनट, 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम याद रखना है आपने दोनों का। देखो ना, टेम्परेचर कम करने से, गैस का टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है ना। तो मैंने 25 डिग्री पर 24,000 है, और 0 डिग्री पर जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम है वो 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब जरा इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो। कह रहे हैं एन एक्वस सॉल्यूशन contain 4 gram of carboxylic acid Q. When this solution react with an excess of magnesium, 380 cubic centimeter of gas is produced at STP. What is the relative formula? अच्छा, अभी तो हमें पता ही नहीं है ना कि वो कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम एक जनरल सी इक्वेशन लिखते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की, ताकि हमें मोलर रेशियो पता चले ना। तो CH3 COO होल ट्वाइस Mg, साथ में H2O। तो देखिए 2 है तो यहाँ 2 मोल्स। अब आपको रेशियो पता चल रही है कि मैग्नीशियम और एथेनोइक एसिड में मोलर रेशियो क्या है? 1:2 है। H2। अच्छा, कितनी गैस बन रही है अभी यहाँ पर? 380 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस बनी है। इस प्रोड्यूस मेजर्ड एट एसटीपी पर मेजर की है। सबसे पहले आप मोल्स निकालें जी। मोल्स इसके निकालेंगे, मोल्स ऑफ गैस, जिस तरह बेटा इसमें करते थे ना 380 डिवाइड बाय 24,000। तो यहाँ क्या करना है? बस 380 डिवाइड बाय 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे बेटा। Yes, 0.0169. 380 डिवाइड बाय 22414, ये आपके पास आ रहा है जी 0.0169। अच्छा, ये आपके पास मोल्स आ गए। अब ये देखो, ये मोल्स आपने गैस के निकाले ना। जितने मोल्स हाइड्रोजन गैस के 1 मोल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड उसका डबल यूज हो रहा है। तो मोल ऑफ एसिड कितने होंगे भाई? मोल ऑफ एसिड 0.0169 टाइम्स 2, 0.0334। 339. ये बेटा आपके पास मोल्स आ गए किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है जी। अब ये करना है आपने, मोल्स आ चुके हैं, मैस भी पता है भाई आपको, तो बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। मोल इज इक्वल टू मैस ओवर एमआर। एमआर निकालना चाहते हो ना, तो एमआर इज इक्वल टू मैस ओवर मोल। मैस कितना है जी? 4 ग्राम, और मोल कितने हैं? 0.034। 117.6 117.6 118। तो बी इज द आंसर भाई। ठीक है, बी आपका आंसर होगा। तो सिंपल, आपको सिर्फ ये नई चीज यहां पर कि आपको एसटीपी पता होना चाहिए कि एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होता है। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज शोन। देखते साथ ही बेटा मुझे समझ आ रही है कि ये जो पीक मैंने आपको पहले भी बताया भाई, ये याद कर लो कि 1640 से 1750 पर सेंटीमीटर। ये आपकी ना सी डबल बॉन्ड ओ की पीक होती है। ठीक है, कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ लाजमी होगा इसमें। और दूसरा आपको मैंने जो बताया हुआ है कि OH वाली पीक इज एब्सेंट, OH एब्सेंट है। तो देखो ना, अल्कोहल की पीक 32 से 3600 वो यहाँ नहीं आ रही, तो कार्बोनाइल है। तो आपने बताना है जी कि ये स्पेक्ट्रम किस कंपाउंड का, विच कंपाउंड गिव दिस स्पेक्ट्रम। देखो पहला वाला जो है ना CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O OH, इसमें OH आ रहा है। OH तो ऊपर एब्सेंट है, क्योंकि OH की पीक तो इस एरिया में आती है भाई, वहां ऊपर कोई पीक नहीं है इसकी। बी में OH आ रहा है, OH की पीक तो एब्सेंट है। डी में भी OH आ रहा है बेटा, OH की पीक तो एब्सेंट है। तो सी इज द आंसर। सी में देखो सिर्फ कार्बोनाइल आ रहा है, तो आपको कार्बोनाइल की पीक दिख रही है ना ऊपर, तो बी सी इज Yes. द आंसर। 39 cyclohexaone is treated with a solution of bromine in tetrachloromethane in dark। बेसिकली ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ब्रोमीन को आपने इसमें डिसॉल्व किया हुआ है, ब्रोमीन को डिसॉल्व किया हुआ है टेट्राक्लोरोमीथेन में। तो Br2 का रिएक्शन बेटा आपने इसके साथ करवाना है, तो बहुत आसान है। एक Br इधर आ जाएगा, 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 बस डबल बॉन्ड आपने खत्म कर देना। तो बी इज द आंसर। सिर्फ एडिशन रिएक्शन आपको यहाँ पर करके देना है। ठीक है जी, तो बी आंसर होगा। और 2-मिथाइल ब्यूटूइन, 2-मिथाइल ब्यूटूइन, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4।
डबल बॉन्ड 2 पर है और मिथाइल भी 2 पर है। ये बड़ा इसको वो कर रहा है एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब इसको तोड़ेगा। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, 2 कार्बन लगा हो, तो वो ये तो कीटोन में चला जाएगा बेटा, ये तो चला जाएगा कीटोन में। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हो तो ये चला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? एक आपके पास बनेगा एथेनोइक एसिड और एक आपके पास बनेगा प्रोपानन। ठीक है जी, पर आज के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल जो है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, एक और कोई जो है ना इसका ईयरली पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स।